हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सक्सेशन के बारे में बताया था, टाइप ऑफ सक्सेशन बताया था, सक्सेशन इन वाटर एरिया बताया था। तो आज मैं आपको सक्सेशन ऑन रॉक्स बताऊंगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सक्सेशन ऑन रॉक्स मतलब अब तक मैंने आपको बता दिया है कि सक्सेशन एक सीक्वेंशियल ऑर्डर और ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें आप पायोनियर कम्युनिटी से स्टार्ट करते हो और क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक जाते हो। इसके बीच में डिफरेंट स्टेजेस आते हैं जिनको आप ट्रांजिशनल स्टेज बोलते हो। क्लाइमेक्स स्टेट जो होती है वो बहुत ही स्टेबल होती है, बहुत ही फेवरेबल होती है और बहुत ही स्लो वेरिएशन होती है इस स्टेट में, क्योंकि यहाँ पर जो सीजनल वेरिएशन है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों ही कंडीशन में, चाहे आप वाटर बॉडी में सक्सेशन को स्टडी कर रहे हो या फिर आप रॉक्स में सक्सेशन को स्टडी कर रहे हो, दोनों ही कंडीशन में जो हम एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुँचते हैं वो है फॉरेस्ट। तो अगर हम सक्सेशन ऑन रॉक्स की बात करें जिसको लिथोजिरी भी बोलते हैं, जैसे अगर आप सक्सेशन इन वाटर स्टडी कर रहे थे तो उसको हाइड्रोजिरी बोलते हैं, इसी तरह सक्सेशन ऑन रॉक्स को हम लिथोसिर बोलते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, ऐसी स्टेजेस आती हैं जो पहले वाले एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्टेबल हों। लाइक अगर हम एक रॉक्स की बात करते हैं तो रॉक्स पे किसी भी तरह का कोई न्यूट्रिएंट अगर आप बोल रहे हो नहीं है, तो सबसे पहले वहाँ पर क्रस्टोज लाइकन आएगा। क्रस्टोज लाइकन क्यों आया? क्योंकि क्रस्टोज लाइकन वहाँ के लिए सूटेबल है और ये पायोनियर कम्युनिटी को बनाएगा। लाइकन एक ऐसा म्यूचुअल रिलेशनशिप है एल्गी और फंजाई के बीच में जो बहुत सारे एसिड सिक्रीट करता है। एसिड सिक्रीट होने की वजह से जो रॉक्स होती हैं वो उनमें वेदरिंग स्टार्ट हो जाती है। क्रस्टोज लाइकन के बाद नेक्स्ट ये पायोनियर का फॉर्मेशन करेगा, जो सबसे पहले कम्युनिटी आई है और जो अनस्टेबल है। उसके बाद फोलियोज लाइकन आएगा। फोलियोज लाइकन जो है, क्रस्टोज लाइकन एक ऐसा लाइकन होता है जिसकी शेप अर्थ के क्रस्ट के तरह होती है, मतलब इसकी कोई डिफाइंड शेप नहीं होती है, ये किसी भी तरह की शेप में हो सकता है, ये फैला हुआ होता है, स्प्रेडिंग होता है। फिर आता है फोलियोज लाइकन जो कि लीफ होती हैं जैसे प्लांट की, उस तरह की लाइकन को हम फोलियोज लाइकन बोलते हैं। क्रस्टोस लाइकन के बाद फोलियोज लाइकन आता है। ये सारी जो बीच में अब स्टेजेस आएंगी इनको हम ट्रांजिशनल स्टेज बोलेंगे। ट्रांजिशनल स्टेज या फिर सीरल कम्युनिटी या सीरी बोलेंगे, पूरी इन सबको मिला के सीर बोलेंगे, SERE। और सारी एक एक कम्युनिटी को इंडिविजुअली अगर स्टडी करते हैं तो हम उसको सीरल कम्युनिटी बोलते हैं। तो क्रस्टोस लाइकन के बाद फोलियोज लाइकन आएगी, लाइकन जो कि लीफ की शेप की होगी। उसके बाद मोस आएगा जो कि फर्स्ट ब्रायोफाइट है। मोस जो है वो फोलियोज लाइकन के बाद वाली कम्युनिटी का फॉर्मेशन करेगा। मोस के बाद एनुअल ग्रासेस आएंगी। एनुअल ग्रासेस जो ईयर में एक बार ही जो है ग्रो करती हैं, एनुअल ग्रास उनको बोलते हैं। फिर आएंगी पेरिनियल ग्रासेस जो बार बार ग्रो करती हैं, उनको पेरिनियल ग्रासेस बोलते हैं, बहुत छोटी छोटी होंगी। फिर स्क्रब आएगा। स्क्रब मतलब जो छोटी छोटी झाड़ियाँ टाइप प्लांट्स होते हैं वो आएंगे। और फिर एक फॉरेस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक रॉक्स को स्टडी कर रहे हो जहाँ पर पहले एक रॉक्स थी, पहले एक रॉक हुआ करती थी, लेकिन अब वो रॉक जो है वेदर करके इन सब प्लांट स्पीसीज यहाँ पर आई हैं और लास्ट में वो एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गई है। पर ये सक्सेशन बहुत धीरे 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 हुआ है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, कंटिन्यू हुई है। इसीलिए क्रस्टोज लाइकन पायोनियर कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटीज फॉरेस्ट, जहाँ पर अब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, सीजनल वेरिएशन कम है और एक बहुत ही रिप्रोडक्टिवली ये कम जो है वो है, कम रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रख सकें। तो सक्सेशन ऑन रॉक्स को आप इस तरीके से स्टडी करोगे। मैंने आपको किस तरीके से वाटर बॉडी एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट होती है और किस तरीके से एक रॉक्स फॉरेस्ट में कन्वर्ट होती है, ये दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप यहाँ पे देखो कि किस तरीके से सक्सेशन के टाइम पर चेंजेस आते हैं। सक्सेशन ज़रूरी क्यों है? सक्सेशन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि सक्सेशन होने की वजह से इवोल्यूशन भी पैरेलल होगा। सक्सेशन होगा तो अडेप्टेड एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म भी चेंज होंगे, ऑर्गेनिज्म चेंज होंगे तो डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, तो इसीलिए स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी तो बायोमास भी उस एरिया का इंक्रीज होगा। फीडिंग ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, फूड वेब जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। जो फूड वेब में ऑर्गेनिज्म है उन पर फीड करने वाले डिट्राइटस बढ़ जाएंगे, डिट्राइटस बढ़ेंगे, ह्यूमस बढ़ जाएगी सॉइल के अंदर, ह्यूमस बढ़ जाएगी तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो फॉरेस्ट इजीली फॉर्म होगा क्योंकि सॉइल में सभी न्यूट्रिएंट अवेलेबल होंगे, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक इजीली पहुंचा जाएगा और स्टेबिलिटी एनवायरनमेंट में क्रिएट हो जाएगी। तो सक्सेशन इसीलिए ज़रूरी होता है। एक चीज़ और यहाँ पर है कि एक टर्म आती है NCP।
एनसीपी का मतलब होता है नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। एक कम्युनिटी, मान लो अगर मैं क्लाइमेक्स को लेती हूँ तो क्लाइमेक्स एक कम्युनिटी है, सॉरी फॉरेस्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, और इसकी प्रोडक्टिविटी को ही हम क्या बोलेंगे, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। अगर फॉरेस्ट कम्युनिटी की प्रोडक्टिविटी कम कम हो जाती है तो उससे मिलने वाले हमें प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाएंगे, और इस तरीके से एनुअल जो यील्ड होता है, जो एनुअल प्रोडक्टिविटी होती है, कोई भी जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी लगा लो या किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी जो होती है, तो उसका एनुअल यील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, अगर नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। तो इसी को एक टर्म बोलते हैं एनसीपी, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। एक रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन भी होता है। रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन में क्या होता है, जैसे आप एक ग्रेजुअल प्रोसेस में कंटिन्यू स्टेबल कंडीशन की तरफ मूव कर रहे थे या छोटे से बड़े की तरफ मूव कर रहे थे, एक रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन होता है जिसमें आप स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ मूव करते हो। तो ये रिट्रोग्रेसिव जो सक्सेशन है वो एक अलग सक्सेशन होता है जो कि आपके सिलेबस में तो नहीं है अभी। तो रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन में आप जस्ट अपोजिट करते हो प्रोग्रेसिव सक्सेशन की। ये जो अब तक हमने स्टडी किए प्रोग्रेसिव सक्सेशन थे जिसमें छोटे से बड़े की तरफ मूव करेंगे, लेकिन रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन में आप बड़े से छोटे की तरफ मूव करोगे या फिर एक स्टेबल कम्युनिटी से अनस्टेबल कम्युनिटी की तरफ मूव करोगे। तो ऑलमोस्ट आज सक्सेशन कंप्लीट हो गया है। एक बार समरी स्टडी कर लेते हैं इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम में मैंने आपको बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो हैं उनका इंट्रैक्शन बताया था, जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। टर्म एजी डेंसली ने दी थी। इकोसिस्टम के फादर ईबी ऑडम हैं। ये एक बहुत ही सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट होती है जो कि अपने आप ही मेंटेन करके रखती है अपने आप के एनवायरनमेंट को। इसमें बायोटिक और एबायोटिक इंट्रैक्शन दोनों होते हैं जो इकोलॉजिकल बैलेंस को बना करके रखती हैं। उसके बाद हमने टाइप ऑफ इकोसिस्टम स्टडी किए थे जिसमें मैंने आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बताए थे। नेचुरल जो नेचर में खुद से होते हैं, लाइक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जिसमें आप फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ट्री और डेजर्ट को इंक्लूड कर सकते हो। एक्वेटिक में लेक, पॉन्ड, स्वैम्प, रिवर, ओशन जो कि फ्रेश वाटर और मरीन वाटर ये दोनों आते हैं। आर्टिफिशियल में हम खुद से कोई इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जो कि मैन मेड होता है, लाइक क्रॉपलैंड हो गया, डैम्प हो गया, एक्वेरियम हो गया। उसके बाद मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम बताए थे जिसमें हमने प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर जो बायोटिक कंपोनेंट का फॉर्मेशन करते हैं वो स्टडी किए थे। प्रोड्यूसर डिफरेंट टाइप के हो सकते, सॉरी कंज्यूमर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो में डिकम्पोजर्स थे, मैक्रो में प्राइमरी कंज्यूमर थे, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। ये सब हमने डिटेल में स्टडी किए थे। उसके बाद एबायोटिक फैक्टर के बारे में आपको बताया था जो कि हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो जो मेन एम्फेसाइज जो इस चैप्टर में जिन टॉपिक्स पर था वो थे ये 4 टॉपिक जिनमें मैंने आपको प्रोडक्टिविटी बताया था, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल। 1 बाय 1 मैंने आपको चारों फैक्टर जो हैं वो डिटेल में स्टडी करवाए थे। प्रोडक्टिविटी में हमने प्राइमरी प्रोड्यूसर्स देखे थे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स देखे थे, और प्रोडक्टिविटी होती क्या है वो स्टडी किया था। ये टर्म मैंने आपको स्टडी करवाए थे, जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और किस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है और क्यों ज़्यादा होती है ये भी मैंने आपको बताया था। ओशियन की कम होती है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की ज़्यादा होती है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में कोरल रीफ की ज़्यादा होती है, टेरेस्ट्रियल में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ज़्यादा होती है। ये सब मैंने आपको बताया था। और कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से क्यों कम होती है प्रोडक्टिविटी, ये स्टडी करवाया था। फिर हमने डिकम्पोजिशन के बारे में बात करी थी। डिकम्पोजिशन के डिफरेंट स्टेप्स, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस बताई थी, उसके डिफरेंट स्टेप्स बताए थे जिसमें 5 स्टेप थे। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। और ये पांचों कि क्यों होते हैं, किस किस की वजह से होते हैं, इनमें होता क्या क्या है, ये सब मैंने आपको बताया था। कौन कौन से फैक्टर डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं, लाइक ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा डिकम्पोजिशन पर, सॉइल मॉइस्ट होगी अगर उसका क्या इफेक्ट होगा। फिर थर्ड कंपोनेंट जो हमने स्टडी किया था, फंक्शनल एस्पेक्ट जो हमने स्टडी किया था, दैट वाज एनर्जी फ्लो। एंड एनर्जी का फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ स्टडी करवाए थे। फिर फूड चेन के बारे में बताया था जो कि फूड चेन एक ही ऑर्डर में फॉलो होगी, इसमें किसी तरह की इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। उसके बाद हमने फूड चेन डिफरेंट टाइप के होते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन, डिट्राइटिस फूड चेन। फिर फूड वेब को स्टडी किया था, फूड वेब के बाद जो कि इंटरमिक्सिंग ऑफ फूड चेन है।
फिर इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको 3 तरह के पिरामिड स्टडी करवाए थे, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। डायरेक्शन बताई थी, पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड अपराइट हो सकता है, बायोमास अपराइट इन्वर्टेड हो सकता है, लेकिन एनर्जी का पिरामिड जो है वो हमेशा अपराइट होगा, 10% लोगों को फॉलो करेगा। ये सब मैंने आपको इसमें बताया था। फिर हमने डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट पिरामिड्स को स्टडी किया था। नंबर के लिए ग्रासलैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, ट्रेकोसिस्टम में स्टडी किया था। बायोमास के लिए भी ग्रासलैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम में स्टडी किया था। एनर्जी के लिए हमने जो है अपराइट बताया था। और ये किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं ये मैंने बताया था कि क्वेश्चन इसको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद पिरामिड की लिमिटेशंस क्या हैं, तो ये सब डिटेल में 3-4 लिमिट मैंने आपको बताई थी। फिर हमने नेक्स्ट एस्पेक्ट स्टडी किया था न्यूट्रिएंट साइकिल, जिसमें मैंने आपको कार्बन साइकिल के बारे में बताया था, जो कि एक जिसका रिजर्वियर जो एटमॉस्फेयर है। सेडिमेंट्री का मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल, जिसमें हमने फॉस्फोरस को स्टडी किया था, जिसका रिजर्वियर लिथोस्फीयर है। उसके बाद हमने इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में बात की थी कि इकोसिस्टम हमें कितना प्रोवाइड करवाता है, जो कि हमें फ्री में मिलता है नेचर से। अगर वो हमें ना मिले तो हमें इसके लिए खुद से कितना कॉस्ट लगाना पड़ेगा। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उनके कलीग ने इसके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब किया था, जिसकी अमाउंट उन्होंने डाटा अमाउंट का दिया था, और कौन सी इकोसिस्टम की कौन सी चीज़ कितना जो है उस पर कॉस्ट होगा अगर उस पर हमें खुद से खर्चा करना पड़े। तो ये सब इकोसिस्टम सर्विस के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया था। फिर हमने सक्सेशन को स्टडी किया, सक्सेशन की डेफिनेशन स्टडी की, सक्सेशन होता क्या है ये स्टडी किया, सक्सेशन में पायोनियर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है वो स्टडी की। पायोनियर अनस्टेबल है, क्लाइमेक्स स्टेबल है, पायोनियर फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड है, क्लाइमेक्स लास्ट है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पर स्टडी किए गए। और सक्सेशन एंड एवोल्यूशन आर पैरेलल है, इनके बीच में आने वाली कम्युनिटी को हमने सीरियल और ट्रांजिशनल कम्युनिटी बोला, और इन पूरी पायनियर से क्लाइमेक्स तक की कम्युनिटी को हमने सीरी कम्युनिटी बोला। फिर हमने डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट सक्सेशन को स्टडी किया, जिसमें हमने वाटर को टाइप ऑफ सक्सेशन स्टडी किए, प्राइमरी और सेकेंडरी। वाटर में सक्सेशन को स्टडी किया, किस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस आती हैं सक्सेशन के टाइम पर, और डेजर्ट में रॉक्स में हमने इसको सक्सेशन को स्टडी किया, और कौन कौन से चेंजेस होते हैं सक्सेशन के टाइम पर ये भी मैंने आपको बताया। डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, फूड वेब कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, डेट्राइटस इंक्रीज होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, बायोमास इंक्रीज होता है, फीडिंग ऑप्शन बढ़ते हैं। एक रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन होता है जो कि जस्ट अपोजिट होता है प्रोग्रेसिव सक्सेशन के। तो ये सब हमने डिटेल में स्टडी किया, और इस तरीके से ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर ले लेना। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, आप इसको कंटिन्यू सीरीज़ में देखना, ईजिली आपको इकोसिस्टम समझ आ जाएगा। बहुत ही ईजी है इकोलॉजी, अगर आप उसको बहुत ही प्यार से और ध्यान से पढ़ते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।